हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एक्सीलेंट कोचिंग। चैप्टर 3 के अगले टॉपिक पे चलते हैं, परसेप्शन। और परसेप्शन डिस्कस करने से पहले यहाँ पे दो चीज़ें इंपॉर्टेंट डिस्कस करेंगे। पहले तो है सिलेक्टिव अटेंशन। सिलेक्टिव अटेंशन क्या होता है? जब हम किसी पर्टिकुलर चीज़ पे ज़्यादा अटेंशन देते हैं। सपोज़ आप अपनी सेंसेस से बहुत सारी चीज़ें एक्सपीरियंस करते हो डेली। काफ़ी चीज़ें आप देखते हो आते जाते, काफ़ी चीज़ें आपकी सेंसेस मेमोरी के थ्रू पास होती हैं। लेकिन कुछ ही ऐसी चीज़ें हैं जिनको आप अटेंशन देते हो, तो वो उसको बोलते हैं हम सेलेक्टिव अटेंशन। और कई बार एक चीज़ और है यहाँ पे, कॉकटेल पार्टी फिनोमिना, कि कई बार ऐसा होता है कि आप बहुत ज़्यादा भीड़ वाली जगह पे खड़े हो, जहाँ पे आप हर चीज़ को इतनी अटेंशन नहीं दे रहे हो, आप सिर्फ एक बंदे पे फोकस कर रहे हो जिससे आप बात कर रहे हो। लेकिन फिर भी जब कोई आपका नाम वहाँ पे बोलता है, उस भीड़ में भी कोई आपका नाम बोलता है, तो आपको सडनली सुनाई दे जाता है। तो इतने ज़्यादा नॉइज़ होने के बाद भी जब आप उस पे सिलेक्टिव अटेंशन नहीं दे रहे हो किसी चीज़ पे, वहाँ पे सिवाय एक पर्सन के जिससे आप बात कर रहे हो, और पीछे से आपका किसी ने नाम लिया लेकिन फिर भी आपको सुनाई दे गया, तो उस चीज़ को हम बोलते हैं कॉकटेल पार्टी फिनोमिना। तो यहाँ पे इन्होंने दो चीज़ें ये डिस्कस करी हुई है कि किस तरीके से हमारी जो अटेंशन है वो डिवाइड होती है अलग अलग चीज़ों पे। हम किसी चीज़ को अटेंशन देते हैं, किसी चीज़ को नहीं देते हैं। जो चीज़ें हमारे लिए इम्पोर्टेंट होती है उसको हम अटेंड करते हैं, जो इम्पोर्टेंट नहीं होती उसको हमारी जो सेंसरी मेमोरी है वो ऐसे ही आगे पास ऑन कर देती है, उसके ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं देती है। तो अब आगे चलते हैं। तो यहाँ पे हमने फोकस ऑफ अटेंशन के बारे में बात की। लेकिन जैसे यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि सर्टेन करेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टिमुलाई कैन कॉज अवर अटेंशन टू शिफ्ट सडनली, कि कुछ ऐसे स्टिमुलस होते हैं जिसकी करेक्टरिस्टिक्स की वजह से हमारी अटेंशन सडनली शिफ्ट होती रहती है। जैसे फीचर सच एज कॉन्ट्रास्ट, नोवेल्टी। नोवेल्टी मतलब कोई नई चीज़ अगर आपने देखी, कॉन्ट्रास्ट है मतलब कलर में कोई कॉन्ट्रास्ट है बहुत ज़्यादा, या वैसे कोई चीज़ आपने बहुत कॉन्ट्रास्टिंग चीज़ देख ली, बहुत ही डिफरेंट हो। इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा है किसी स्टिमुलस की, कलर ऐसा है जो आपको अट्रैक्ट करता है। सडन चेंज, आपने कोई चीज़ नॉर्मल देखा, हमेशा नॉर्मल रहती है, और एक दिन आपने देखा कि वो चीज़ वहाँ पे नहीं है, तो एक सडन चेंज होता है। तो ये सारी चीज़ें हमारी अटेंशन को अट्रैक्ट करती हैं। तो इन सब चीज़ों की वजह से ये हमारी जो अटेंशन है, नॉर्मली जिन चीज़ों पे हम ध्यान नहीं देते तो हमारी अटेंशन उस पे सडनली चले जाती है, जिस चीज़ को हम नॉर्मली इतना ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं। तो अब ये क्यों यहाँ पे बात कर रहे हैं कि हमारा जो फोकस ऑफ आवर अटेंशन है वो शिफ्ट होता रहता है, क्योंकि ये कहते हैं कि फोकस ऑफ आवर अटेंशन टू डिटेक्ट चेंजेस प्ले अ क्रूशियल सर्वाइवल रोल इन आवर एस्पेक्ट्स ऑफ एवरीडे लाइफ। तो ये हमारे सर्वाइवल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमें जब भी कोई चेंज हो तो वो हमारे फोकस में आ जाए। तो वो नेचुरली हमारे अंदर, ये हमारी एबिलिटी इसलिए क्योंकि ये हमारे सर्वाइवल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमें चेंजेस जो है वो सडनली पता चल जाए, अगर कोई इस तरह की कुछ नई चीज़ हमने देखी है। अब जैसे सपोज आप सड़क क्रॉस कर रहे हो और सडनली कोई गाड़ी साइड से बहुत स्पीड से आती है, तो अगर आपकी अटेंशन कैच नहीं, आप वहाँ पे आप उसकी अटेंशन कैच नहीं करोगे तो वो आपको उस टाइम मार के निकल जाएगी, एक्सीडेंट हो जाएगा। लेकिन क्योंकि हमारी जो अटेंशन है वो उस टाइम पे फोकस करने लग जाती है ऐसी चीज़ों पे जो सर्वाइवल के लिए इम्पोर्टेंट है, तो हम उसको देखते हैं पीछे हो जाते हैं। इस तरीके से ये हमारे सर्वाइवल के लिए बहुत ज़रूरी है कि हमको किसी किसी चीज़ों पे अटेंशन ज़्यादा दें। तो इसी से रिलेटेड आगे हम जो पढ़ने वाले हैं वो परसेप्शन है, कि कुछ चीज़ें होती हैं जो हमारे अटेंशन देने के बाद भी हमारी जो परसेप्शन उसको लेके होती है वो थोड़ी सी अलग होती है, नॉर्मल नहीं होती, थोड़ी डिफरेंट होती है। अभी हम पढ़ते हैं आगे तो आपको समझ में आएगा किस बारे में बात कर रहे हैं। तो परसेप्शन पे आते हैं। परसेप्शन में ये बोल रहे हैं कि किसी भी चीज़ को हम किस तरीके से इंटरप्रेट करते हैं वो परसेप्शन होता है। कोई भी चीज़ है, आप उसको किस तरीके से इंटरप्रेट कर रहे हो, उसका मीनिंग आप क्या देख रहे हो, उसकी कैसे समझ रहे हो उसको, उसको बोलेंगे परसेप्शन। जब भी हमारी सेंसरी मेमोरी कोई भी चीज़ देखती है बाहर की, या सुनती है, या जो भी हमारे सेंसेस के थ्रू हम रजिस्टर करते हैं, उस चीज़ का जब हम कोई ना कोई मीनिंग निकालते हैं, या हमारा ब्रेन उसको किस तरीके से इंटरप्रेट करता है, तो उसको परसेप्शन बोला जाता है।
और जेस्टॉल्ट साइकोलॉजिस्ट ये बोलते हैं कि हम हर चीज़ को एक टोटल एक प्रॉपर ऑर्गेनाइज तरीके से परसीव करते हैं, मतलब उसको हम एक एज अ होल, मतलब टुकड़ों टुकड़ों में भी कोई चीज़ अगर हम देखेंगे तो हम उसको एक प्रॉपर एक पूरे ऑब्जेक्ट की तरह परसीव करेंगे। इसका मीनिंग आप तब एक मैं आपको एक फिगर दिखाती हूँ तब आपको इसका मीनिंग ज़्यादा क्लियर होगा। जैसे अभी ये आप सपोज ये फोटो देखो, आप यहाँ पे क्या क्या चीज़ दिख रही है आपको, इस फोटो को देख के आपको क्या लग रहा है, क्या है? तो ज़्यादातर लोग इसको यही कहेंगे कि यहाँ पे एक डॉग की पिक्चर है, लेकिन अगर आप इसको देखोगे तो क्या ये एक्चुअली में डॉग बना हुआ है? ये सिर्फ कहीं कहीं पे पैचेस हैं कलर के, ब्लैक कलर के पैचेस हैं, ये प्रॉपर फिगर नहीं है। लेकिन फिर भी हम इसको एक डॉग की तरह परसीव कर रहे हैं, प्रॉपर होल। तो यही जेस्टॉल्ट साइकोलॉजिस्ट बोलते हैं कि हम हर चीज़ को, हमारा ब्रेन जब इंटरप्रेट करता है तो वो एज अ होल देखता है, उसको टुकड़ों में नहीं देखता है। तो इसको बोलते हैं परसेप्चुअल ऑर्गेनाइजेशन, कि हम उसको ऑर्गेनाइज फॉर्म में देखते हैं, प्रॉपर तरीके से उसको हम एक ऑब्जेक्ट की तरह देखते हैं, ना कि टुकड़ों में, आइसोलेटेड पार्ट्स में नहीं देखते। तो ये चीज़ हो गई। यहाँ पे भी एक ये फिगर बनी हुई है, इसको भी कोई ध्यान से देखेगा तो अगर एज अ होल अगर आप देखो तो यहाँ पे ये दिख रहा है कि ये एक हॉर्स है, उसको कोई राइड कर रहा है हॉर्स को, लेकिन एक्चुअली में ये कुछ नहीं बना हुआ है। अगर आप देखोगे लॉजिकली देखोगे तो ये सिर्फ पैचेस हैं कलर के, लेकिन हमारा माइंड उसको एक एज अ होल इंटरप्रेट कर पा रहा है। क्यों? क्योंकि परसेप्चुअल ऑर्गेनाइजेशन हमारे माइंड की ऐसी होती है कि वो चीज़ों को एज अ होल ऑब्जेक्ट देखता है, ना कि टुकड़ों में, आइसोलेटेड पार्ट्स। फिर आगे आता है फिगर एंड ग्राउंड रिलेशनशिप। फिगर एंड ग्राउंड रिलेशनशिप होता है कि जब भी हम कोई चीज़ देखते हैं तो उसमें हम एक फिगर और एक ग्राउंड अलग अलग कर देते हैं। एक चीज़ होती है जो हमें ऊपर फिगर की तरह नजर आती है, जिसकी प्रॉपर शेप होती है, और एक उसके पीछे का बैकग्राउंड होता है जिसकी कोई शेप नहीं होती। अब इसको समझाने के लिए भी एक पिक्चर है यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे ये फोटो आपको जो दिख रही है, इसमें दो चीजें हैं, या तो आपको कोई एक ओल्ड वुमन नजर आएगी यहाँ पे, या फिर कोई यंग वुमन नजर आएगी। दोनों में से एक चीज, या तो आपको ओल्ड वुमन दिखेगी या तो आपको यंग वुमन दिखेगी। तो जब हम एक ओल्ड वुमन देखते हैं तो हम उस ओल्ड वुमन को फिगर बना देते हैं और उसके बैकग्राउंड को हम ग्राउंड बना देते हैं। जब यंग वुमन देख रहे हो तो आप यंग वुमन के फेस को फिगर बना देते हो और बाकी चीजों को आप बैकग्राउंड बना देते हो। तो जब भी हम कोई, हमारी सेंसेस कोई भी चीज डिटेक्ट करती है तो उसमें से एक चीज हो जाती है फिगर और दूसरी चीज हो जाती है ग्राउंड। ऐसे सुनते टाइम भी होता है हमारे साथ कि जब हम किसी से बात कर रहे हैं तो जिससे हम बात कर रहे हैं उसकी आवाज़ हमारे लिए फिगर हो गई और उसके पीछे का बैकग्राउंड हमारा ग्राउंड हो गया। और अगर हमारा ध्यान किसी और चीज़ पे चला गया, सडनली हमें किसी ने बुलाया, तो अब उसकी वॉइस हमारे लिए फिगर हो गई और बाकी चीज़ें हमारे लिए ग्राउंड हो गई। फिर तीसरी चीज़ आ जाती है ग्रुपिंग। ग्रुपिंग में बोलते हैं कि सर्टेन लॉज ऑफ ग्रुपिंग है इसमें, जिसमें हम चीज़ों को ग्रुप बना के देखते हैं, उसमें हम ग्रुप बना लेते हैं चीज़ों का। तो इसमें कुछ लॉज हैं जो हमने पढ़ने हैं, लॉज ऑफ ग्रुपिंग में। तो ये लॉज ऑफ ग्रुपिंग में आपको एक पिक्चर दिखा के समझाती हूँ। आप ये फोटो देखो यहाँ पे, ये सारे लॉज ऑफ ग्रुपिंग है। अब यहाँ पे ये कह रहे हैं कि हम कैसे ग्रुप करते हैं चीज़ों को। एक है लॉ ऑफ सिमिलैरिटी, कि हम सिमिलर चीज़ों को एक साथ ग्रुप करते हैं। अब यहाँ पे जैसे ये डॉट्स हैं, तो आप इसको देखोगे तो आपको ये लगेगा कि ज़्यादातर मतलब यही इंटरप्रेट करेंगे हम कि ये रेड वाला एक ग्रुप है और ये ब्लू वाला एक ग्रुप है, क्योंकि रेड वालों का कलर सिमिलर है, ब्लू वालों का कलर सिमिलर है। तो ये यहाँ पे हमने सिमिलैरिटी की बेस पे ग्रुपिंग कर दी। लॉ ऑफ प्रेगनेंस और लॉ ऑफ गुड फिगर ये बोलता है कि हम चीज़ों को सिंप्लिसिटी से फिगर का ग्रुप करते हैं। अब इस फिगर को अगर हम देखेंगे तो हम बोलेंगे यहाँ पे 1 2 3 4 5 सर्कल्स हैं, जबकि ऐसा भी हो सकता है कि हम इन्हें ये भी बोल दें कि यहाँ पे एक कर्व लाइन है, फिर ये दूसरी कर्व लाइन है, फिर ये तीसरी कर्व लाइन है, चौथी कर्व। ऐसे क्यों नहीं बोलते हम इसको? ऐसे क्यों बोलते हैं कि ये 5 सर्कल है? क्योंकि हमें एक गुड फिगर यानी कि एक प्रॉपर और सिंपल फिगर की तरह ग्रुप करने में इजी लगता है।
तीसरी चीज़ है लॉ ऑफ प्रॉक्सिमिटी। प्रॉक्सिमिटी मतलब दो चीज़ें पास पास होती है उनको हम एक ग्रुप में डाल देते हैं। सपोज ये लाइंस है यहाँ पे, क्योंकि ये आपस में बहुत पास पास है तो ये एक ग्रुप हो गया, ये आपस में बहुत पास पास है तो ये एक ग्रुप हो गया, तो बीच में गैप ज़्यादा है तो ये दोनों अलग अलग हो गए। लॉ ऑफ कंटिन्यूटी बोलता है कि हम जब कोई चीज़ कंटिन्यूसली चलती है तो हम उसको एक ही बना देते हैं, हम सबको एक ही ग्रुप में डाल देते हैं। अब यहाँ पे कुछ डॉट्स हैं इस तरीके से, लेकिन आपसे कोई पूछेगा तो आप बोलोगे कि कर्व्ड लाइन, डॉटेड लाइन है, हम इसको डॉटेड लाइन की तरह बोलते हैं ना। जबकि हम इसको अगर लॉजिकली देखा जाए तो ये सिर्फ कुछ डॉट्स हैं जो हम गिन के बता सकते हैं कि फ्यू डॉट्स आर देयर, लेकिन हम इसको एक लाइन के फॉर्म में लेते हैं कि डॉटेड लाइन है, डॉटेड कर्व्ड लाइन। ऐसे लॉ ऑफ क्लोजर बोलते हैं कि जब कोई स्पेस इस तरीके से क्लोज हो रही हो तो उसको हम एक ऑब्जेक्ट फॉर्म में देखते हैं। तो जैसे अब यहाँ पे स्पेस है लेकिन फिर भी हम इसको एक डायमंड की शेप में देख रहे हैं, जबकि यहाँ पे सिर्फ हम देखें तो कह सकते हैं कि एंगल है, यहाँ पे एक एंगल ये है, एक एंगल इधर है, एक इधर है और एक इधर है, तो अपोजिट एंगल्स हैं, लेकिन फिर भी हम उसको क्लोजर के फॉर्म में एक डायमंड शेप में देखते हैं। लॉ ऑफ कॉमन रीजन ये बोलता है कि जिनका रीजन कॉमन होता है उसको हम एक ही ग्रुप में मानते हैं। जैसे सपोज ये डॉट है दोनों, ये और ये दोनों एक सर्कल के अंदर आ रहे हैं तो ये एक साथ हो गई, ये और ये एक सर्कल के अंदर आ रहे हैं तो एक साथ हो गए। लेकिन अगर ये सर्कल ना हो यहाँ पे तब हम इन दोनों को एक साथ लेंगे क्योंकि ये प्रॉक्सिमिटी ज़्यादा है, क्लोज ज़्यादा है। लेकिन जब हमने उनके बीच में एक कॉमन रीजन बना दिया कि ये कॉमन रीजन है एक सर्कल, तो फिर वो इसके साथ हो गया, तो ये लॉ ऑफ कॉमन रीजन है। तो इस तरीके से जो हमारे लॉ ऑफ ग्रुपिंग है वो ये बोलते हैं कि हम आइटम्स को ग्रुप कर देते हैं एक साथ, चीज़ों को जब हम देखते हैं तो हम उनको ग्रुप कर देते हैं एक साथ। उसके बाद आता है कॉन्स्टेंसीज एंड इल्यूजन्स। कॉन्स्टेंसीज एंड इल्यूजन्स में कॉन्स्टेंसी तो ये बोलते हैं कि कोई चीज़ को हम जब भी हम किसी चीज़ को परसीव करते हैं तो कुछ चीज़ें हम उसमें कांस्टेंट रहने देते हैं, कुछ चीज़ें हमारी उसमें कांस्टेंट रहती है। जैसे कॉन्स्टेंसीज का मतलब यहाँ पे इन्होंने समझाया, टेंडेंसी टू परसीव एस्पेक्ट्स ऑफ द वर्ल्ड एज अनचेंजिंग डिस्पाइट चेंजेस इन द सेंसरी इनपुट। बेशक बेशक हमारा सेंसरी इनपुट चेंज भी हो जाए तो भी हम कुछ चीज़ों को कांस्टेंट ही देखते हैं। इसमें कुछ टाइप्स हैं डिफरेंट कि कितने टाइप्स की कॉन्स्टेंसीज होती हैं। जब आप उन टाइप्स को देखोगे तो आपको समझ में आएगा एग्जैक्टली। जैसे पहली चीज़ है साइज कॉन्स्टेंसी। साइज कॉन्स्टेंसी ये होता है कि हमें पता है जब किसी चीज़ का साइज उतना ही है, तो चाहे वो हमें छोटी दिख रही हो दूर से चीज़ या पास से बड़ी दिख रही हो, फिर भी हम उसके साइज में कंफ्यूज नहीं होते। सपोज आपको पता है कि आपके जो फ्रेंड है उसकी हाइट है 6 फीट, अगर वो बहुत दूर से आप उसको छत से देख रहे हो, बहुत ऊंची बिल्डिंग में, वो नीचे खड़ा है रोड पे, वो बहुत छोटा आपको नजर आ रहा है, तो क्या आप उसका साइज उस टाइम कम बताओगे? ये बोलोगे साइज कम हो गया? नहीं बोलोगे ना, आप उसका साइज तो फिर भी 6 फीट ही परसीव करोगे, आपको पता है साइज वही है। तो दूर से दिख रहा है लेकिन साइज तो चेंज नहीं हुआ है, तो इसको बोलेंगे साइज कॉन्स्टेंसी। और साइज कॉन्स्टेंसी हम जो देखते हैं हर चीज़ में कि साइज उतना ही है, चाहे वो हमें दूर से दिख रहा हो या पास से दिख रहा हो, उसके पीछे दो रीज़न होते हैं। एक होता है साइज डिस्टेंस इनवेरियंस और दूसरा होता है रिलेटिव साइज। साइज डिस्टेंस इनवेरियंस ये कहता है कि आप ना साइज के साथ साथ डिस्टेंस भी कैलकुलेट कर लेते हो, तो जब डिस्टेंस ज़्यादा होता है वो चीज़ आपको छोटी दिखती है तो आप उसको कैलकुलेट कर लेते हो कि इतना डिस्टेंस है इसलिए वो छोटा दिख रहा है, लेकिन एक्चुअली में उसका साइज कांस्टेंट है। तो साइज डिस्टेंस वेरिएंस क्या करता है कि आपको डिस्टेंस के हिसाब से बता देता है, तो इसलिए आपको उसके साइज का कांस्टेंट लगता है। रिलेटिव साइज बोलता है कि आपको जब इतना आइडिया नहीं होता कि किसी चीज़ का क्या साइज है तो आप उसको दूसरी चीज़ों के साइज से कंपेयर करते हो। सपोज आप पहली बारी कोई ऑब्जेक्ट देख रहे हो, कोई मशीन देख रहे हो, आपको उसके साइज का नहीं पता वो मशीन साइज में कितनी बड़ी है, लेकिन वो किसी बिल्डिंग के साइड में मशीन रखी हुई है और आप उस बिल्डिंग को देखते हो और उसकी मशीन की तरफ देख रहे हो, तो आप उस बिल्डिंग से कंपेयर करके ये पता कर लेते हो तो अच्छा मतलब कि ये कितने साइज की है। वही अगर मशीन खाली ग्राउंड में रखी हो तो आप इतना आइडिया नहीं लगा सकते कि उसका साइज कितना बड़ा है कितना छोटा है, पहली बार कोई चीज़ देख रहे हो। लेकिन अगर वो ऑलरेडी किसी चीज़ के साथ रखी हुई है जिससे आप उसका साइज कंपेयर कर पा रहे हो,
तो उसको आपको देख के आइडिया लग जाता है कि ये इतने साइज की है, तो इसको बोलते हैं रिलेटिव साइज। तो साइज कॉन्स्टेंसी दो चीज़ों पर डिपेंड करती है, एक होता है साइज डिस्टेंस इनवेरियंस कि डिस्टेंस कैलकुलेट कर लेना, दूसरा रिलेटिव साइज के किसी और साइज के साथ रिलेट करके आप उसका साइज जज कर पाते हो। तो यहाँ रिलेटिव साइज ज़्यादातर उन चीज़ों के लिए होता है जो अनफेमिलियर होती है, जो हमने पहली बार देखी होती है। उसके बाद आता है शेप कॉन्स्टेंसी। शेप कॉन्स्टेंसी ये कहता है कि हमें जिन चीज़ों की शेप का आइडिया है, उसकी शेप चाहे कितनी भी बार हमारे सामने चेंज हो जाए, हम उसको एक ही शेप का मान के चलते हैं। जैसे इन्होंने कॉइन का एग्जांपल दिया हुआ है कि आपको पता है कॉइन राउंड होता है, आपके सामने कोई कॉइन फ्लिप कर रहा है और वो कभी आपको ओवल नज़र आ रहा है शेप में, कभी आपको वो कॉइन एकदम स्ट्रेट नज़र आ रहा है, लेकिन फिर भी आपका माइंड तो जानता है कि उस कॉइन की शेप सर्कल ही है, तो इसलिए उसको बोलेंगे शेप कॉन्स्टेंसी। ऐसे ही होता है ब्राइट कॉन्स्टेंसी, ब्राइटनेस, ब्राइटनेस या कलर कॉन्स्टेंसी बोलते हैं इसको, कि कोई अगर वाइट शर्ट पहन के दिन में खड़ा है और वही चीज़ वो रात को पहन के खड़ा है अंधेरे में, तो क्या रात को आप उसके वाइट कलर को ब्लैक बोल दोगे क्योंकि वो वाइट दिख नहीं रही रात को? तो ऐसे नहीं होता ना, क्योंकि आपको पता है कि कलर वही है, सिर्फ बैकग्राउंड की जो लाइट है वो चेंज हुई है। तो जो चीज़, जो कलर हमें पता है जो एक बैकग्राउंड में नज़र आ रही है, वो दूसरे में भी सेम, चाहे वो सेम नहीं भी दिख रही, लेकिन हमें फिर भी हमारा माइंड उसको उसी कलर का दिखाता है। जो व्हाइट शर्ट आपने किसको सुबह देखा पहने हुए, रात को जब आप उस पर्सन को मिलोगे तो भी आप यही बोलोगे कि इसने व्हाइट पहनी है, रात को आप ये नहीं बोल दोगे कि वो ब्लैक हो गई है, क्योंकि यहाँ पे ब्राइटनेस की या कलर की कॉन्स्टेंसी है आपके माइंड में कि कलर वही है, सिर्फ सराउंडिंग्स की लाइट चेंज हुई है, तो ये हो जाती है ब्राइटनेस कॉन्स्टेंसी। तो ये तो थी कॉन्स्टेंसीज जो हमने पढ़ी। अब उसके बाद आते हैं इल्यूजन्स, और इल्यूजन का मतलब होता है जब हमारे को गलत परसेप्शन होती है चीज़ों की। अभी तक ऊपर जो हम कॉन्स्टेंसी पढ़ रहे थे उसका मतलब था कि हमें कुछ चीज़ों की परसेप्शन सही ही, हमेशा ठीक परसेप्शन होती है, चाहे वो कितनी भी गलत दिख रही हो हम उसको ठीक ही देखते हैं। इल्यूजन एकदम उल्टा है, इल्यूजन मतलब कोई चीज़ ठीक होती है लेकिन हम उसको गलत तरीके से देखते हैं, हमें वो कुछ और तरीके से दिखती है, तो वो होती है इल्यूजन्स। इल्यूजन एक तरीके से फॉल्स इंटरप्रिटेशन होती है सेंसरी इंफॉर्मेशन की, और ये दो टाइप्स की होती है। एक होती है फिजिकल इल्यूजन जिसमें मिराज आ जाता है। मिराज अगर आपको पता हो तो जैसे आप बहुत गर्मियों में किसी ड्राई रोड पे जा रहे हो तो आपको सामने ऐसा लगता है ना पानी गिरा हुआ, तो वो मिराज हो गया, तो वो फिजिकल इल्यूजन हो गई। दूसरी होती है कॉग्निटिव इल्यूजन, जो हम आगे अब पढ़ने वाले हैं। हमने कॉग्निटिव इल्यूजन्स के बारे में पढ़ना है इसमें चैप्टर में। तो कॉग्निटिव इल्यूजन्स में दो तरह की इल्यूजन्स हम पढ़ेंगे मेनली। पहली इल्यूजन आ जाएगी शेप की, और दूसरी शेप और एरिया भी बोल सकते हो आप, और एक आ जाती है इल्यूजन ऑफ साइज। तो दो टाइप्स की इल्यूजन हम पढ़ेंगे, एक पढ़ेंगे इल्यूजन ऑफ साइज और एक पढ़ेंगे इल्यूजन ऑफ शेप। मैं आपको कुछ पिक्चर्स दिखाती हूँ, इसमें आप देखोगे तो आपको उसमें डिफरेंट टाइप की इल्यूजन्स दिखेंगी, उसमें से कुछ तो साइज की इल्यूजन्स है और कुछ शेप की इल्यूजन्स है। यहाँ पे एक वेबसाइट है जिसमें सारी टाइप्स की इल्यूजन्स दी हुई हैं। इस वेबसाइट का नाम है illusionsindex.org। illusionsindex.org, इसमें आपको ये सारी इल्यूजन्स मिलेंगी। तो इसमें देखो पहले एक ये इल्यूजन देखते हैं। अब आप ये देखो, यहाँ पे जो ऑरेंज डॉट दिख रही है आपको, जो सर्कल है बीच में ऑरेंज, किस वाले में बड़ा लग रहा है और किस वाले में छोटा लग रहा है? तो सब लोग यही कहेंगे कि जो बड़ा वाला फ्लावर बना हुआ है उसमें ऑरेंज डॉट छोटा है, जो छोटा वाला साइज है राइट साइड वाला उसमें ऑरेंज वाला सर्कल बड़ा है। जबकि अगर हम इसको हटा दें तो ये दोनों ही ऑरेंज सर्कल्स के साइज सेम है। तो इसको बोलते हैं हम साइज इल्यूजन, कि हमें बैकग्राउंड के हिसाब से किसी चीज का साइज छोटा और बड़ा लगने लग जाता है। इस इल्यूजन का नाम है एबिंगहॉस इल्यूजन, इसमें इसकी डिटेल्स दी हुई है साइड में। तो ये एक टाइप का आपका साइज इल्यूजन है। और कोई इल्यूजन देखते हैं अब हम इसमें।
एक ये इल्यूजन है, इसको आप देखोगे ध्यान से तो अब आप ये बताओ कि ये जो दो वर्टिकल लाइंस जा रही हैं रेड कलर की, क्या ये लाइंस सीधी हैं, एकदम स्ट्रेट है इनकी शेप? अब देखो, तो जब हम इसको ऐसे देखते हैं तो हमें ये लाइंस कर्व्ड लग रही हैं, सेंटर में से कर्व्ड लग रही है, जबकि ये दोनों लाइंस एकदम स्ट्रेट हैं। तो ये हो गई एक तरह से शेप इल्यूजन, कि हमें शेप अलग लगती है जबकि वो ऐसे होता नहीं है। जब भी हम इस तरह की कोई चीज देखते हैं तो हमें एक फीलिंग आती है कि लाइंस कर्व्ड है। और देख लेते हैं कुछ 2-3 टाइप्स की इल्यूजन्स। एक ये है बाइसेक्शन इल्यूजन। अब इस जो ये शेप यहाँ जो बनी हुई है, टी बना हुआ है जो इन्वर्टेड टी, इसमें आप बताओ जो लाइन लंबी है वो कौन सी है, कौन सी लाइन का जो लेंथ है वो ज्यादा लंबी है? तो मोस्ट प्रोबेबली वर्टिकल लाइन ही लंबी है, लेकिन एक्चुअली में ये दोनों ही लाइंस का साइज एकदम इक्वल है। तो ये ही इल्यूजन्स हैं जो हमें नजर आती हैं चीजों में। थोड़ा और देख लेते हैं। एक ये वाला इल्यूजन आपके बुक में भी एग्जांपल दिया हुआ है, पॉन्जो इल्यूजन, और ये बहुत ज़्यादा कॉमन है। जब हम किसी रेल की पटरी को देखते हैं तब हमें ये इल्यूजन होता है। अब यहाँ पे आप देखो ध्यान से कि दोनों येलो लाइंस में से कौन सी लंबी है। अ, जो आपकी साइड में जो दो लाइंस जा रही हैं, लुक एट द येलो लाइंस एंड नोट हाउ हायर वन अपीयर्स लॉन्गर एंड द लोअर वन। तो ये वाली आपको येलो लाइन ज्यादा लंबी लग रही है और ये वाली छोटी लग रही है। इफेक्ट क्या है? द हायर अप येलो लाइन विल अपीयर लॉन्गर, द लोअर येलो लाइन विल अपीयर शॉर्टर, जबकि ऐसा नहीं है, ये दोनों लाइंस सिमिलर होती है। पॉन्जो इल्यूजन कहती है कि हायर येलो लाइन अपीयर्स टू बी लॉन्गर देन लोअर येलो लाइन डिस्पाइट बोथ लाइंस इन फैक्ट बीइंग सेम लेंथ, जबकि दोनों ही लाइंस का लेंथ सेम है, लेकिन क्योंकि ये जो वर्टिकल लाइंस इस तरीके से जा रही है ये आगे जाके कन्वर्ज होती है, तो इसलिए हमें वो वाली लाइन ज्यादा लंबी लगती है एज कम्पेयर टू ये वाली लाइन। ये वाली भी इल्यूजन आपकी बुक में है एग्जाम्पल, इसको हम पॉगेनडॉर्फ इल्यूजन बोलते हैं। अब जैसे आप यहाँ पे ये देख रहे हो, अब देखो आप, अब ये बताओ कि जो ब्लैक वाली लाइन है वो आगे एक्सटेंड होके ब्लू बनी है या रेड बनी है, किससे मैच हो रही है? जो ब्लैक वाली लाइन ऊपर से आ रही है वो ब्लू से मैच हो रही है कि रेड से हो रही है? तो मोस्ट प्रोबेबली ब्लू की तरफ हमारा इशारा जाता है कि ब्लू, जो ब्लैक वाली लाइन है वो आगे जाके ब्लू लाइन है, उसके वो एक्सटेंड होके ब्लू कलर की लाइन बनी है, लेकिन एग्जैक्टली ऐसा नहीं है। जो ब्लैक वाली लाइन है वो एक्सटेंड होके रेड वाली लाइन बनी है। तो इसको बोलते हैं पॉगेनडॉर्फ इल्यूजन। तो इस तरह से बहुत सारी इल्यूजन्स इस साइट पे दी हुई हैं, आप इस साइट को खोल के ये इल्यूजन्स देख सकते हो सारी। काफी टाइप्स की इल्यूजन्स हैं यहाँ पे। illusionsindex.org है साइट का नाम। तो अब हम अपने वापस अपने थ्योरी पे चलते हैं। तो आपकी बुक में भी कुछ इल्यूजन्स हैं, जैसे कि ये देखो यहाँ पे वो दी हुई है जो हमने वहां पे देखी थी। तो ये सारी इल्यूजन्स हैं। एक इसमें एक इंटरेस्टिंग इल्यूजन्स के बारे में बात की हुई है जिसको बोलते हैं मून इल्यूजन। मून इल्यूजन क्या कहता है कि इफ यू हैव एवर वंडर्ड व्हाई द मून लुक्स बिगर एट द होराइजन, होराइजन के पास जो मून है उसका साइज बड़ा क्यों लगता है, उसको बोलते हैं मून इल्यूजन। So because when the moon is near the horizon, we can see that it is farther away than trees, houses and other objects. When it is overhead at its zenith, such cues are lacking. Thus, the moon appears larger near the horizon because there are cues available that cause us to perceive that it is far away.
सो मून इल्यूजन ये बोल रहा है कि हमें मून जनरली जब वो नीचे होराइजन पे आ जाता है, जब नीचे थोड़ा सा आ जाता है, तो हमें वो बड़ा इसलिए दिखता है क्योंकि उसके साथ कंपेयर करने के लिए ट्रीज होते हैं, हमें बिल्डिंग्स और ट्रीज के साथ हमें कंपैरिजन करने के लिए मिल जाता है उसके साइज को। तो जब हम उससे कंपेयर करना शुरू कर देते हैं तो हमें ये आइडिया लगने लग जाता है कि मून बहुत दूर है और हमें उसका साइज भी बड़ा दिखना शुरू होता है, लेकिन जब वो ऊपर होता है तो हमें वो छोटा लगता है, तो इसको बोलते हैं मून इल्यूजन। तो इस तरीके से ये सारी इल्यूजन्स थी साइज और एरिया और शेप की, जो हमारे परसेप्शन को इन्फ्लुएंस करती हैं। तो आप ये इल्यूजन्स डिफरेंट टाइप की हैं, इसको आप जो है ढंग से आप उस साइट पे जाके एक एक चेक कर सकते हो इल्यूजन्स को। और एक फाइनल पॉइंट यहाँ पे ये कह रहे हैं कि इल्यूजन्स आर नॉट लिमिटेड टू विजुअल प्रोसेसेस। ऐसा हमेशा यही नहीं है कि इल्यूजन विजुअल ही होता है, हमारी टच वाली सेंसेस में भी इल्यूजन हो सकता है। जैसे यहाँ पे बोल रहे हैं कि अगर एक हाथ आप ठंडे पानी में डालो और एक गर्म पानी में डालो और उसके बाद आप उन दोनों हाथों को निकाल के नॉर्मल पानी में डालो, तो एक जिस हाथ को आपने गर्म पानी में डाला था उसको निकाल के आप नॉर्मल में डालते हो तो आपको नॉर्मल पानी ठंडा लगता है, और जिसको आपने ठंडे पानी में डाला था उस हाथ को निकाल के आप नॉर्मल डालते हो, नॉर्मल पानी आपको गर्म लगता है। तो वो भी एक इल्यूजन है क्योंकि पानी नॉर्मल है, ना वो ठंडा है ना गर्म है, लेकिन क्योंकि आपका बैकग्राउंड जहाँ से आपने हाथ निकाले हैं वहां पे ठंडा और गर्म था तो आपको नॉर्मल पानी भी अलग लगता है। तो ये भी एक तरह की इल्यूजन है जो टच वाली सेंस में होती है। तो इस तरीके से इल्यूजन्स होती हैं। तो ये इल्यूजन वाला टॉपिक मैं खत्म करती हूँ, आगे का इसका जो है नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।